सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द सेकेंड वीक दैट इज़ फ्रॉम 8th of September to 15th of September. Talking about the first news, Himachal Pradesh declared fully literate state as India's mark the International Literacy Day 2025. That is कि हिमाचल प्रदेश को fully literate state डिक्लेयर किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल लिटरेसी डेट कब था, दैट इज 8th of September। उस दिन दो मेजर अनाउंसमेंट्स हुई थी। फर्स्ट वन इज दैट कि हिमाचल प्रदेश जो है वो फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट बना है। नाउ व्हाट इज फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट? लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि साक्षर होना। साक्षर मतलब कि जिसको अक्षर का ज्ञान है, यानी हु कैन रीड राइट एज वेल, ठीक है। लेकिन फंक्शनल लिटरेसी में जो कि पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन एज वेल एज वो क्या कर सकता है, अर्थमेटिक्स, यानी कि जो मैथमेटिकल्स, जो डे टू डे नॉर्मल जो आप मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो जो आप मैथ्स का यूज़ करते हैं, वो बेसिक कैलकुलेशंस कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल लिटरेसी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि ये फंक्शनल लिटरेसी क्या है, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो हिमाचल प्रदेश को आफ्टर त्रिपुरा, देन गोवा, मिजोरम एंड लद्दाख के बाद डिक्लेयर किया गया है फुली फंक्शनल। सबसे पहले मिजोरम था, देन वी हैव गोवा, थर्ड नंबर पे वी हैव त्रिपुरा, एंड अगर हम यूटीज को काउंट करें तो हिमाचल प्रदेश 5th नंबर पे है, और अगर हम स्टेट्स में काउंट करें तो हिमाचल प्रदेश 4th नंबर पे है। क्यों? क्योंकि वी हैव लद्दाख ऑन द 4th प्लेस, ठीक है। दैट व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर। एंड लद्दाख को कब फुली लिटरेट डिक्लेयर किया गया था? ऑन 24th of June 2024, यानी पिछले साल लद्दाख को डिक्लेयर किया गया था। इस साल हमने हिमाचल प्रदेश को जो है वो डिक्लेयर किया है। तो वी हैव मिजोरम, गोवा, देन त्रिपुरा, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। सेकेंड मेजर अनाउंसमेंट, या फिर हम कह सकते हैं जो डाटा रिलीज हुआ है वो क्या है, दैट कि सेंसस में हमारा जो लिटरेसी रेट था वो था 74.04%, राइट। सबको याद होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ जो होम अफेयर मिनिस्ट्री ने ये जो है सेंसस करवाया था 2011 का, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डाटा था ये सबको याद होगा। उनके अकॉर्डिंग नाउ द डाटा हैज़ रिलीज्ड ऑन दिस ओकेजन, एंड उन्होंने कहा है कि इन 2023-24 में दिस डाटा हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 74.04 टू 80.91%, ठीक है। एंड ये क्यों हुआ है? ड्यू टू उल्लास योजना। उल्लास योजना की वजह से दिस लिटरेसी हैज़ इंक्रीज्ड एंड 3 करोड़ पीपल हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम, जिसकी वजह से उनको ये बेनिफिट मिला है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस उल्लास स्कीम के बारे में। उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी, यानी कि ये जो योजना है ये 2022 में लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम है दैट इज टू प्रमोट लिटरेसी फॉर द पीपल जो कि 15 एज के हैं या उससे ऊपर हैं, उनको बेसिक फाउंडेशन लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड कराना। और ये एक वॉलेंट्री स्कीम है जो कि फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 years इट वॉज इम्प्लीमेंटेड 2022 से 2027 तक के लिए विद कोलैबोरेशन ऑफ NEP, यानी NEP पॉलिसी के अंदर इसको कोलैब करके इसको लाया गया है। तो उल्लास स्कीम में जो लिटरेसी है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है? थ्रू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक उल्लास की एक ऐप है उसके थ्रू, और एक दीक्षा पोर्टल है उसके थ्रू, जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें प्रोवाइड की जाती है। बेसिक लिटरेसी वाली जो चीज़ें हैं, एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जाता है इन द रीजनल कंटेंट। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। मेन तो आपको ये याद रखना है कि उल्लास क्या है, उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, एंड ये कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी। आई होप ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, US will host the G20 summit in 2026 as confirmed by Donald Trump in Miami, Southern Florida, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G20 है क्या। ऑल्दो G20 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा ही है, जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 मतलब कि 20 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें कि 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन एंड रिसेंटली आप कह सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन जो है वो ऐड ऑन हुआ था इसके अंदर। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1999 में फॉर्म हुई थी।
इसकी पहली समिट जो है वो 2008 में हुई थी। उसके बाद 2023 में इसको इंडिया ने होस्ट किया था, जिसमें आपने सुना होगा जगह जगह G20 के बहुत ज़्यादा पोस्टर्स लगाए गए थे। अगर आप थोड़ा बहुत दिल्ली से रिलेट करते हैं या दिल्ली में आप आते जाते हैं तो आपने देखा होगा उस टाइम बहुत ज़्यादा सफाई, पोस्टर्स और बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द केस ऑफ G20। देन 2024 में हमने ब्राज़ील ने इसको होस्ट किया। देन इन 2025 नवंबर में साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया था, यानी कि इंडिया, देन ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में इसको किसने होस्ट किया था? सिरिल रामाफोसा, जो इस समिट के हेड थे। एंड 2025 में जब ये समिट हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस समिट को अटेंड करने से मना कर दिया था एंड उनके बिहाफ पर JD वैंस जो है उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। अब 2026 में USA कह रहा है कि वो उसको होस्ट करेंगे, किसको? G20 समिट को होस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 250th एनिवर्सरी है USA की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो चाहते हैं कि USA में ही G20 को होस्ट किया जाए इन द मियामी में, कहाँ? सदर्न फ्लोरिडा में। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का पार्ट कब बना था, ये आप मुझे देखकर बताएंगे। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि 2023 में जो है अफ्रीकन यूनियन बिकम द पार्ट ऑफ G20 एंड वो ऑफिशियली G21 हो गया था। जब इंडिया ने होस्ट किया था तभी अफ्रीकन यूनियन जो है इसका पार्ट बना था। सेकेंड थिंग, सिरिल रामाफोसा आपको पता होगा कौन है? प्रेसिडेंट है हमारे साउथ अफ्रीका के। और JD वैंस कौन है? हमारे USA के वाइस प्रेसिडेंट है, राइट। ये सब मैं मान के चल रही हूँ, आपको पता है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं करते तो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट RBI raises 14,900 crore थ्रू द ऑक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हम इस न्यूज़ पे बड़े आगे, उससे पहले मैं कुछ बैकग्राउंड क्लियर कर देना चाहती हूँ इस न्यूज़ का। दैट इज कि आपको पता है कि स्टेट के जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, राइट। और वो खुद से जो है वो पैसे प्रिंट नहीं कर सकती है। किसकी अथॉरिटी है? या तो RBI की या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आपने पढ़ा होगा अपने बैंकिंग में, ठीक है। तो जब भी स्टेट्स के पास रेवेन्यू कम हो जाता है और उनके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको बोरो करना पड़ता है। एंड उनके बोरोइंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसका मतलब क्या होता है कि वो RBI से क्या करते हैं? कुछ उधार लेते हैं, राइट। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे अगर आपको पता है तो। मैंने पहले भी शायद इससे रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस की हुई है। जो भी शॉर्ट टर्म लोन लेने होते हैं वो RBI से ले लेती है स्टेट, ठीक है। और इसकी लिमिट कहीं ना कहीं रेपो रेट के आसपास होता है, ठीक है। तो ये एक वे है। उसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स एंड प्रोविडेंट फंड्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करना हो गया, ठीक है, या बॉन्ड्स के थ्रू हो गया, या फिर आप लोन ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अंडर द FRBM एक्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास। उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब ये जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है ना, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, या हम यही कह सकते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्शनिंग कहते हैं, ठीक है। कि स्टेट अपने डेवलपमेंट के लिए लोन ले रहे हैं या फिर ऑक्शन करा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली उनको RBI ऑक्शनिंग के थ्रू, यानी कि RBI जो है स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो है उनको ऑक्शन करता है और जो भी इन्वेस्टर रेडी होता है उनसे क्या कर लेता है? पैसे ले लेता है। सिंपली यानी कि आप ऐसे समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स है, RBI क्या करता है? इसको जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड होता है उस इन्वेस्टर को दे देते हैं ये बॉन्ड्स। यानी बॉन्ड क्या है? बेसिकली आप ऐसे समझिए एक पेपर है जो कि RBI किसको दे देता है? हमारे गवर्नमेंट को, सॉरी इन्वेस्टर को दे देता है, और उसके बदले में उनको क्या मिल जाते हैं? पैसे मिल जाते हैं, राइट। पेमेंट मिल जाती है, यानी कि उनको कुछ अमाउंट मिल जाता है एज अ लोन की फॉर्म में। तो हम इसको लोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाद में स्टेट को इसी पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा इन्वेस्टर को विद सम इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं या फिर ऑक्शनिंग का प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। अब
न्यूज़ पे आते हैं वापस। तो न्यूज़ क्या कह रही है कि आरबीआई ने 14,900 करोड़ रुपीस जो है वो ऑक्शंस के थ्रू जो है इकट्ठे किए हैं। और ये ऑक्शंस कितनी स्टेट्स ने किया है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेट्स ने मिलाकर ये 14,900 करोड़ रुपीस जो है वो कलेक्ट करे हैं। यानी इन सब ने अपने अपने बॉन्ड्स बेचे और उसके बदले में उनको क्या मिले हैं? इतने पैसे मिले हैं। ठीक है, ओके, सिंपल, डन। अब ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस न्यूज़ इज कि बिहार ने सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया है थ्रू बॉन्ड्स, यानी 6,000 करोड़ रुपीस के बॉन्ड्स मतलब बेचकर इनको पैसे मिले हैं 6,000 करोड़। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, एमपी हो गया, हरियाणा को 1,500 मिले हैं, गोवा को 1,000 करोड़ मिले हैं। तो इस तरीके से स्टेट्स ने कुछ पैसे जमा किए हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। आई होप ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी और इसका बैकग्राउंड भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज मोल्डोवा बिकम्स द 107th मेंबर ऑफ ISA। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, एक बार फिर से ब्रीफ में बता देती हूँ। जितनी भी सनशाइन कंट्रीज है विच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, इनके बीच में, या आप ऐसे कह लीजिए जो इक्वेटर लाइन है उसके आसपास जो कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ओनली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है, इंडिया में भी कहाँ है? गुरुग्राम में है, राइट। तो इसको बनाया कब गया था? 2015 में बनाया गया था। किस किस के कॉपरेशन से? इंडिया एंड फ्रांस की, ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा। कोई आपसे पूछे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ISA तो आप लिखेंगे इंडिया, और को प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस। यानी इन दोनों की पार्टनरशिप में ये बना था, ठीक है। जब COP21 हुई थी 2015 में, तभी ये डिसाइड किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा कि हम ऐसी कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो कि किसके लिए काम करेगा? एनर्जी जनरेशन के लिए, सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए काम करेगा। इसके करंट में डायरेक्टर जनरल है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, आशीष खन्ना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सनशाइन कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं उनका एक ग्रुप है। इसका मोटो, लोगो, कुछ भी कह लीजिए, 1 सन 1 वोल्ट 1 ग्रिड, एंड सिग्नेटरी मेंबर्स कितने हैं? 120 है, ठीक है। मैंने आपको तब भी बताया था कि सिग्नेटरी मेंबर्स 120 है, लेकिन रेक्टिफाई यानी सिग्नेचर तो 120 लोगों ने बोला कि हाँ हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन रेक्टिफाई लागू कितने लोगों ने किया है? अभी तक 106 ने। अब 107वां मेंबर कौन बन रहा है इसका? मोल्डोवा। इससे पहले कौन था जो बना था? वो है अर्मेनिया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो रेक्टिफाई करने का क्या मतलब है और साइन करने का क्या मतलब है, सिग्नेटरी मेंबर का क्या मतलब है, क्लियर हो गया होगा, राइट। Moving on to the next news, we have cabinet approved the continuation of targeted subsidy for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana consumers for 2025-26 at 1,200 crore. ओके, तो इस न्यूज़ को बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ व्हाट इज PM उज्ज्वला योजना, ठीक है। PM उज्ज्वला योजना जो है ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम समझते हैं आप लोग? फ्लैगशिप मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, इट इज़ वन ऑफ दैट इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि एक वाइड एरिया को कवर करती है और गवर्नमेंट की जो मेजर माइलस्टोन्स कह सकते हैं उन स्कीम में से कोई एक स्कीम है, ठीक है। उसका मतलब है फ्लैगशिप, ठीक है। देन फ्लैगशिप स्कीम, मूविंग ऑन टू PM उज्ज्वला योजना, इट वॉज लॉन्च ऑन 1 मई 2016, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। जिसका एम क्या था कि क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है यानी LPG जो है, LPG कनेक्शन प्रोवाइड करना उन अडल्ट वुमेन्स को, ताकि वो क्या करें अपने घरों में जो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर रहे थे, जैसे कि फायरवुड हो गया, कोल हो गया, काउ डंग हो गया, ठीक है, इन सब को यूज़ ना करके वो प्रॉपर LPG को यूज़ करें। ऐसा क्यों चाहती थी गवर्नमेंट? ताकि उन जो लेडीज़ जो ये पुराने तरीके से काम कर रही हैं, इनको जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती थी उससे उनको बेनिफिट हो, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, वुमेन एम्पावरमेंट हो, ठीक है, ताकि औरतें जो है उस टाइम को यूटिलाइज करें कहीं और कुछ बेटर करने के लिए। थर्ड वन इज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हो, क्योंकि ये जो अगर कोयला जलता है या बाकी जो मेथड्स है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। और वुमेन्स को सोशली अपलिफ्ट करना, ये सारे मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से
ये स्कीम को लाया गया था। ओके, तो हमने कैसे देखा कि कौन कौन से वुमेन्स को हमें ये देना है, एलपीजी जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा बेसिकली सेंसस हुआ था ना, तो उसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है। उसी सेंसस में जो हुआ था उसके अंडर हमने देखा जो पुअर वुमेन्स है उन तक ये स्कीम को पहुंचाया गया, ठीक है। इट इज़ 2011, ठीक है। उन महिलाओं तक ये स्कीम को पहुंचाया गया, ठीक है, जिसमें कि क्या कहा गया था कि गैस सिलेंडर जो रेगुलेटर होता है और जो इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस है वो सब कौन बियर करेगी, गवर्नमेंट बियर करेगी। उसके बाद 12 रिफिल्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और इनिशियली इसका टारगेट जो था वो था 5 करोड़ लोगों को बेनिफिट करना बाय 2019। फिर इसको दोबारा एक्सटेंड करके 8 करोड़ तक किया गया। एंड देन फिर जब ये स्कीम देखा गया कि काफ़ी अच्छी चल रही है तो हमने क्या किया, इसका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 2.0 वर्जन लॉन्च किया इन द ईयर 2021 अगस्त में, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या बोला गया, 1 करोड़ और लोगों को टारगेट किया जाएगा, उनको ये कनेक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। और इनका जो फर्स्ट रिफिल होगा प्लस जो उनको स्टोव्स दिए जाएंगे वो क्या होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है। जिससे कि अब फिर जब ओवरऑल एक्सेस करें तो बहुत ज़्यादा, अब अप्रॉक्सीमेटली 9.5 करोड़ पीपल वर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम, ठीक है। तो ये बेसिक स्कीम का स्ट्रक्चर था और मैंने सारा आपको एम बता दिया। अब न्यूज़ पर आते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूएशन, उन्होंने कहा है कि जो सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर्स पे सब्सिडी मिल रही है, तो वो सब्सिडी गवर्नमेंट कंटिन्यू रखेगी, उसके लिए 12,000 करोड़ का बजट रखा है। मोदी जी ने कहा है कि वो सब्सिडी को कंटिन्यू रखेंगे फॉर ₹300 फॉर 14.2 kg सिलेंडर। जो आपके घर में सिलेंडर आता है कितने केजी का होता है, 14.2 kg का, उसकी जो भी रिफिल्स हैं उसको वो कंटिन्यू रखेंगे। उसमें 300 रुपये एज अ सब्सिडी आपको मिलेगा, ठीक है। एंड एंटायरली 12 रिफिल्स विद अ सब्सिडी ऑफ 300। तो इस पहले क्या था, पहले आई थिंक जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि 5 kg का मेंशन्ड है, तो अगर 5 kg का सिलेंडर आप ले रहे हैं तो 34 रिफिल्स की लिमिट है। और अगर आपका जो सिलेंडर है वो 14.2 kg का है तो आपको 12 रिफिल्स मिलेंगे पर ईयर पर हाउस होल्ड, ठीक है। एंड इसके लिए जो है ये मेंशन किया गया है कि 1/7/2025 तक टोटल 10.33 करोड़ कनेक्शंस जो हैं अभी तक प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो बस बेसिकली ये सब्सिडी वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये स्कीम है, क्योंकि स्कीम्स अगर कोई न्यूज़ में आ जाती है तो फिर से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस होल आइडिया बिहाइंड द स्कीम, ठीक है। So next news is retail inflation inched up to 2.7%, 2.07% in August, still below the RBI 4% goal। तो मैंने आपको बताया था कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का एक टारगेट है दैट इन्फ्लेशन शुड बी इन 4% प्लस माइनस 2%, दैट इज 2% से 6% के बैंड के बीच में रहनी चाहिए, ये आरबीआई का टारगेट है। एंड हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 2.07 है, स्टिल जो हमारा गोल है उससे काफ़ी कम है, ठीक है। अच्छा, सीपीआई का जो डाटा है बेसिकली कौन से रिटेल इन्फ्लेशन है, सीपीआई का जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है, एनएसओ रिलीज करता है अंडर द मॉस्पी। अब एनएसओ क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 23 मई 2019 को मर्ज करके बना था फ्रॉम एनएसएसओ प्लस सीएसओ। इन दोनों को मर्ज करके वी हैव अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एनएसओ विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज मॉस्पी, ठीक है। और हर मंथ की 12th को, ठीक है, जो भी महीना है उसकी 12 तारीख को, जैसे कि अब सितंबर चल रहा है तो 12 तारीख को ये डाटा रिलीज हो गया था। एंड हमारे पास ये डाटा निकल के आया दैट इन अगस्त इट केम अप टू बी 2.07%, ठीक है। और जो जुलाई में डाटा था वो रिवाइज हो जाता है एंड इट केम आउट टू बी 1.61%। दिस इज द होल टेबल, जो कि मैंने आपको पिछली बार जब जुलाई में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 1.55, जो कि अब अपडेट होकर क्या हो गया है, इट इज, आई एम रियली सॉरी,
इट इज 1.61%। बाकी आप डाटा देख सकते हैं, दोनों मेंशन किया हुआ है। WPI का भी आ जाएगा, तब मैं आपको WPI का भी अपडेट कर दूंगी। देन लास्ट न्यूज, Cabinet approved budgetary support for the multidisciplinary education and research improvement in technical education merit scheme with 42,100 करोड़ आउटले। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक स्कीम को। ठीक है, मेरिट स्कीम, इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर पेपर 1। ठीक है, तो अगर आप UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछी जा सकती है, अदरवाइज जो बाकी लोग हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। मैरिट स्कीम के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसका मेन एम क्या है? टू ब्रिंग क्वालिटी, इक्विटी एंड गवर्नेंस इन द टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है? जैसे कोई आपके भाई बहन इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, BCM से कर रहे होंगे, ये सारे किसका पार्ट है? टेक्निकल का पार्ट है। पॉलीटेक्निक कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जिसमें 175 इंजीनियरिंग के होंगे, 100 पॉलीटेक्निक होंगे, इनकी क्वालिटी को और इनके गवर्नेंस को हमें बेटर करना है। इसका आउटले जो है 42,100 करोड़ रखा गया, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें से हम 2,000 करोड़ एज अ लोन लेंगे। मतलब कि सारा हम खुद से नहीं दे रहे हैं, कुछ पोर्शन जो है हम एज अ लोन लेंगे। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। व्हाट डज दैट मीन? एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेक्टर का क्या मतलब है? सेक्टर का मतलब है कि 100% इसमें जो फंडिंग है वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जहां पर वर्ड क्या आ जाए? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी कि कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर हो रही है। तो स्पॉन्सर हो रही है यानी कि कहीं ना कहीं फंडिंग बाहर से भी आएगी, यानी कि शेयरिंग होगी सेंट्रल और स्टेट की। और जहां पर सेंट्रल सेक्टर हो गया यानी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें पैसा देगी। एंड कितने टाइम पीरियड के लिए? फॉर 2025-26 टू 2029-30, ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। आई होप आपको सारी न्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। ड्यू टू सोअर थॉट मैं कोई वीडियो बीच में भी अपलोड नहीं कर पाई थी। आई रिग्रेट फॉर दैट। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। टिल देन, थैंक यू।